हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और मकर संक्रांति के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज हम लोग ऐसे चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कई क्लासों में हम 12th कॉमर्स या 12th आर्ट, बी कॉम, बीए, एम कॉम, इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं। और इस साल 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में यह मान के चलिए कि 18 नंबर के प्रश्न समझिए कि आपसे पूछे जा सकते हैं। 18 नंबर के प्रश्न कक्षा 12th कॉमर्स में ये पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप इसका अध्ययन करें। 2-3 पार्ट में आपको ये मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। यानी जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु के उत्पादन से पहले जितने भी उत्पादन के संसाधन होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं उत्पादन के संसाधन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो भूमि होता है, ये भूमि भी वस्तु के उत्पादन का संसाधन है। बिना जमीन के, बिना भूमि के, बिना लैंड के आप किसी फर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो भूमि को जो किराया है, उसका भूमि का जो किराया या हम कह सकते हैं लगान, इसको देना आपको पड़ेगा। यानी उत्पत्ति के साधनों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो भी संसाधन है, जब तक हम उसका पुरस्कार नहीं देंगे तब तक वो हमारे लिए उत्पादन नहीं करेगा। जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम लेना हो तो उसे ऐसा उसकी सैलरी दीजिए, ऐसी उसको ऐसा लाभ दीजिए जो आपके लिए वो आकर्षित हो। तो हम कह सकते हैं जैसे भूमि है, उसका किराया हमको देना पड़ेगा, या खरीद लेंगे तो भी उसको हम उसका रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्याज के रूप में। और जैसे मान लीजिए पूंजी लगाते हैं, उत्पत्ति के साधन है, हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा यहां आपको समझाएं। एक मिनट, यहां पे देख सकते हैं जैसे उत्पत्ति के साधन की हम बात करें तो भूमि की, जैसे उत्पत्ति के जो साधन है ये भूमि है, ये आपका पूंजी है, ये आपका श्रम है, ये आपका साहस है, ये उत्पत्ति के संसाधन है। और किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें आकर्षित करने के लिए जो भूमि का लगान है वो हमें देना ही पड़ेगा। जो पूंजी है उसका हमें ब्याज देना ही पड़ेगा। जो श्रमिक है उसकी मजदूरी हमें देना ही पड़ेगा। जो साहस है उसको जो लाभ का जो पुरस्कार देना ही पड़ेगा। तो यानी उत्पादन के लिए हमें जो संसाधन है उन्हें आकर्षित करने के लिए जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन उत्पत्ति के संसाधनों का हम अध्ययन करेंगे। यानी किसी वस्तु के उत्पादन में इन उत्पत्ति के संसाधनों का जो दिया गया मुद्रा में व्यय होता है उसी को हम लागत कहते हैं। आइए हम समझते हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास। ये आपका अवसर लागत था, अवसर लागत समझते हैं। लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट इसे हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला ए जो है आपका, यह मौद्रिक लागत, ये जो बी है आपका वास्तविक लागत, और सी है जो आपका अवसर लागत, यानी रियल कास्ट, मॉनेटरी कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट। यानी हम कह सकते हैं जो लागत की अवधारणा को हम 3 भागों में बांट दिए। कौन? मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कास्ट, रियल कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट, जिसको हम अवसर लागत कहते हैं। अब देखते हैं कि मौद्रिक लागत को भी हम 2 भागों में बांट दें। इसे समझने का प्रयास करेंगे। अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत। ये आपके पास डायग्राम है। अब हम इन सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जो आपको बड़े ही सरलता से हम समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए यहां पे हम समझते हैं मौद्रिक लागत, यहां पे है मनी कास्ट।
को हम समझते हैं कि मनी कास्ट क्या होता है, जो मौद्रिक लागत क्या होता है। यानी हम जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक हम फर्म की बात करें, मारुति जो कंपनी के फर्म की बात करें, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा फर्म है और इसमें किस चीज का उत्पादन हो रहा है, मारुति का उत्पादन हो रहा है। हम देखिए किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। कह रहा है कि एक किसी फर्म द्वारा, जैसे ये मान लीजिए मारुति कंपनी एक फर्म है, मारुति कंपनी क्या है, एक फर्म है। इस फर्म में उत्पादन किस चीज का हो रहा है, तो इस मारुति का हो रहा है। किस चीज का उत्पादन हो रहा है, मारुति का हो रहा है। देखिए किए गए कुल मुद्रा व्यय को, तो इस मारुति के उत्पादन में जितना हम पैसा खर्च करते हैं उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। तो क्या है, इस मारुति को बनाने में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिन संसाधनों का भी हम बता सकते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है मौद्रिक लागत कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं इस मारुति को उत्पादन करने में जिन जिन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं, अगर उन संसाधनों को मुद्रा में अगर हम उसको व्यक्त कर दें और उसको हम जोड़ दें, जो कुल मुद्रा कितना होगा उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत निम्नलिखित जो मद है, इसको हम निम्नलिखित मदों को एक सूचीवार सम्मिलित करने का प्रयास किए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मारुति की बात की, तो मारुति के उत्पादन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। चीनी का उत्पादन करते हैं तो कच्चे माल के रूप में हमें गन्ना की जरूरत पड़ेगी। तो इसका हम भुगतान करेंगे ना, हमने यहां पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए कच्चे माल के लिए 100 रुपया हमने भुगतान कर दिया। दूसरा है श्रम की मजदूरी, यानी इस कंपनी में जो मारुति का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मारुति बनाने के लिए जिन मजदूरों को हम इसमें शामिल करते हैं उनकी मजदूरी एवं वेतन मान लीजिए हमने 100 रुपया में दे दिया, 100 रुपया उनकी मजदूरी दे दिया। बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय, जैसे मान लीजिए मारुति को बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए इस बड़े उपकरण की हमें जरूरत पड़ती है। बड़े उपकरण एवं मशीन पर व्यय, इसमें भी मान लीजिए हमारा 100 रुपया खर्च हो गया। पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, जैसे हम बैंक से, हम इतनी बड़ी पूंजी तो हमारे पास होती नहीं है, इसलिए हमें बैंक से कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता है। तो उस कर्ज का हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें ब्याज देना ही पड़ेगा। तो कहा गया है पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, जैसे मान लीजिए 100 रुपया हम ब्याज भी देते हैं। भूमि का किराया, ये सारे जो फैक्ट्री जो है, कंपनी जो है, मारुति कंपनी जिस जमीन पे बनाया गया है, या हम तो किसी न किसी व्यक्ति की किराए पे लिए होंगे, हो सकता है हम खरीद भी लें, तो खरीद लें या किराए पे, तो कम से कम जो जमीन का किराया होता है, जो उसका रेंट होता है, उसका जो लगान होता है, वो मान लीजिए 100 रुपया है, उसको भी तो हमें देना पड़ेगा। मशीन की टूट फूट एवं मरम्मत एवं घिसावट, जो ये मशीनें चलती है वो चलते चलते कभी टूट सकती है, उसमें घिसावट होती है, कभी हमें उसे बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ऐसे में उसकी भी हमें पास खर्चे होती हैं। तो मान लीजिए उसका एक खर्च, हम एक एवरेज बता रहे, मैं एक आपको उदाहरण बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि 100 ही रुपया आएगा, हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इन पे खर्च। विज्ञापन, जैसे मान लीजिए हमने मारुति बना दिया, आपने देखा होगा मारुति कंपनी की, मैंने बात, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं मारुति का, ये हमारे जेहन में आ गया तो मैं बता रहा हूं। तो आप देखिए बड़े बड़े शहरों में होल्डिंग लगा रहता है, पेपर में आपको आपका उसका ऐड देखने को मिलता है, वो टीवी में उसका ऐड देखने को मिलता है। तो विज्ञापन व्यय पे जैसे मान लीजिए 100 रुपया खर्च हो गया। यातायात व्यय, यानी हम कह सकते हैं उस वस्तु को उत्पादित कंपनी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप देख सकते हैं। तो इसका भी तो कुछ व्यय करना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं 100 रुपया इसका भी। बीमा एवं बीमा कंपनियों को दी जाने वाली जो धनराशि होती है,
लिए, जो बीमा कंपनियां होती हैं उसके लिए भी हम कुछ धनराशि देते हैं। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए दिल्ली से देवरिया के लिए कोई सामान चला, बीच में उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका भुगतान कौन करेगा? तो बीमा कंपनी करेगी। बहुत बड़ी कंपनी हमने लगाई, उसमें आग लग गया, उसका भुगतान कौन करेगा? उसमें किसी कंपनी के वर्कर को कोई चोट लग गया, हो सकता है कि मौत ही हो जाए, उसका भुगतान कौन करेगा? इसलिए हर फर्म मालिक जो है अपनी कंपनियों का इंश्योरेंस कर देता है। उसके जैसे मान लीजिए 100 रुपया इंश्योरेंस में लग गया। अब सामान्य लाभ यानी जो साहसी है, जो व्यक्ति है, जो कंपनी बना रहा है, उसको भी तो कुछ पुरस्कार चाहिए, तभी तो इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो 100 रुपया उसको ईंधन व्यय यानी कंपनी को चलाने के लिए जो ईंधन, जैसे मान लीजिए या हम कह सकते हैं बिजली के रूप में ईंधन का प्रयोग करते हैं, या हम जो अपने स्वयं जनरेटर का प्रयोग करते हैं, या हम कोई पावर प्लांट लगा रखे हैं, या हम सोलर प्लांट लगा रखे हैं, तो उसके लिए भी हमें 100 रुपया मान लीजिए खर्च कर दिए। प्रबंध व्यय, उसकी देख रेख के लिए भी हमने 100 रुपया खर्च कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम कह सकते हैं कि इस वस्तु को उत्पादित करने के लिए, एक कार को बनाने के लिए कितना पैसा लग गया? हमें 1200 रुपया लग गया। तो क्या है? उत्पत्ति के ये संसाधन है, यानी उत्पत्ति के संसाधनों को जो मुद्रा में हम भुगतान करते हैं उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। 1200 रुपया तो लागत हुई, हम अगर 1500 रुपया बेचेंगे तब तो हमारे लिए ठीक है, या 1200 रुपये पे भी हम बेच सकते हैं मार्केट बनाने के लिए। हम कह सकते हैं इसी को कहते हैं मौद्रिक लागत, इसी को कहते हैं हम मौद्रिक लागत। देखिए हम कह सकते हैं कि किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं, यानी मौद्रिक लागत कहते हैं। इस वस्तु को बनाने में जितना भी हम इस वस्तु को बनाने के लिए जितने भी इन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, इसके उसको मुद्रा में व्यक्त कर दिए, उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया होगा। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा ये इसलिए मैंने टाइप कर दिया कि जिससे कि मतलब कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पे मतलब दिया जा सके, जिससे आपको नोट्स भी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं अस्पष्ट लागत, जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। यहां पे हम देखते हैं, ये देखिए, अब हम मौद्रिक लागत की बात समझ गए। अब इसमें पहला क्या है? अस्पष्ट लागत। यह दूसरा क्या है आपका? अस्पष्ट लागत। तो अस्पष्ट लागत को समझते हैं कि अस्पष्ट लागत क्या है और अस्पष्ट लागत क्या है। यहां पे देख सकते हैं कि अस्पष्ट लागत वे लागतें हैं जो, मतलब अस्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादक के द्वारा उत्पत्ति के अनेक साधनों को एकत्रित करने पर स्पष्ट रूप से व्यय की जाती है। यानी जो भी उत्पत्ति के संसाधन है, रियल में हम कह सकते हैं, उसको एकत्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से जो व्यय की जाती है, इस प्रकार के स्पष्ट जो लागत उत्पादन का प्रत्यक्ष व्यय स्पष्ट करती है। तो अस्पष्ट लागतों के अंतर्गत निम्नलिखित मदों में किया जाने वाला जो व्यय है वो सम्मिलित होता है। यानी हम कह सकते हैं वे लागतें उत्पादक के द्वारा जो उत्पत्ति के अनेक साधनों पे स्पष्ट रूप से दिया जाता है, उसी को हम स्पष्ट लागत कहते हैं। आइए हम स्पष्ट लागत के अंतर्गत देखते हैं किन किन बातों की बात की गई है। यहां पे देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर यह मारुति को बनाना है तो मारुति को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, लोहा और भी बहुत सारे फाइबर्स वगैरह भी उसमें यूज किए जाते हैं, पेंट्स वगैरह, बहुत सारे कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ती है। उसमें श्रमिक की भी जरूरत करती है। उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, अगर हमारे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं से हम उधार बैंक से उधार लेते हैं, उस पे उसको पूंजी का हम ब्याज देते हैं। भूमि या बिल्डिंग का किराया, यानी जो जिसमें हम ये कंपनी बनाए हैं उसका हमें कोई ना कोई तो किराया देना पड़ेगा, बिल्डिंग जो बनाए हैं उसका किराया। उपकरों के टूट फूट, विज्ञापन, कर आदि के भुगतान और बीमा, कर मतलब जिसको हम बोलते हैं टैक्स। तो जिस सब पे जब हम जोड़ करके जो हमारा लागत आता है उसी को हम बोलते हैं अस्पष्ट लागत। यानी वास्तविक रूप से
जिन वस्तुओं के उत्पादन में जिन उत्पत्ति के संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं और रियल में जो उसका हम भुगतान करते हैं, वास्तविक रूप में भुगतान करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पष्ट लागत। यानी इन सब वस्तुओं पे हम व्यय करते हैं, इसी को हम स्पष्ट लागत कहते हैं। स्पष्ट लागत के अंतर्गत यही सारे जो मद हैं, इन्हीं मदों पे जो हम व्यय करते हैं, जैसे हमने कह दिया 100 रुपया 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 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना खर्च कर दिया 800, है नहीं। इस मारुति को बनाने में हमको कितना पैसा लगा, स्पष्ट लागत क्या है 800 रुपया। इसी को बोलते हैं स्पष्ट लागत, इसी को हम बोलते हैं स्पष्ट लागत। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है वे लागतें हैं जो उत्पादक के द्वारा उत्पत्ति के अनेक साधनों को एकत्रित करने पर स्पष्ट रूप से व्यय की जाती है, स्पष्ट रूप से व्यय की जाती है, उसी को हम स्पष्ट लागत कहते हैं। और स्पष्ट लागतों के अंतर्गत ये सारे जो संसाधन है इस पे हम व्यय करते हैं, उसी को हम अस्पष्ट लागत कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि अस्पष्ट लागत अथवा सन्निहित लागत क्या होता है। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसमें वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है, किंतु उत्पादक उन साधनों का उत्पादन क्रिया में प्रयोग करता है, क्योंकि साधन उत्पादक के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं जो निम्न है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी है और उत्पादन हो रहा है, छोड़िए, मान लीजिए कभी आप घर में पार्टी करते हैं 10 लोग मिल करके, और आपके ही घर पार्टी हो रहा है, तो सामान बाजार से खरीद के आया है, पार्टी कर रहे हैं, सामान बाजार से खरीद के आया है, तो पता चला कि आटा थोड़ा सा कम है, तो लग रहे घर में से मिला दे आटवा, तेल नहीं बहो, तो लग घर में से तन से धूटकन तेलवा डाल दे, तो क्या है घर में से लग गई। इसमें भी क्या होता है कि जब मैं कंपनी में मेरा कंपनी है और हमारे घर का कुछ संसाधन है जो उस उत्पादन में सहयोग कर दिया, या मैं स्वयं कुछ काम कर दिया अस्पष्ट, जिसका हमें कोई भुगतान नहीं मिल रहा है, उसी को हम अस्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, जो अपने घर काम होला न, तो बहुत आदमी काम करेला लेकिन ओकर मजदूरी होके ना मिलेला। मजदूर जो आते हैं उनको मजदूरी देते हैं हम लोग, लेकिन अपना मजदूरी नहीं मिल लेते हैं। स्वयं काम तो हम भी कर रहे हैं, हमको भी मिलना चाहिए, तो वही किया गया, स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी को अस्पष्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। उसमें है, इंक्लूड है, लेकिन क्या है, उसको उसका भुगतान नहीं मिलता है। उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज जो घरवा से लगेला, ऊपर ब्याज थोड़ी नो के मिलेला, बैंक से जो ले आते हैं उसका ब्याज मिलता है, लेकिन घरवा के जो पूंजी लगेला ओकर ब्याज थोड़ी लगेला। चलो भाई वही खत्म हो, पता नहीं चलेला। तो यह है उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज। अगर उसी के बिल्डिंग में अपने ही घर में दुकान है, अगर दुकान का किराया हम नहीं निकालते हैं, अपने ही घर में दुकान है, अपने ही घर में कंपनी है, तो उसी के बिल्डिंग का किराया जो उसे उत्पादक की है, उसी उत्पादक की है, और वो लेता होता नहीं है, वो निकालता नहीं है। प्रबंध एवं संगठन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ऊपर प्राप्त होने वाले जो सामान्य लाभ है वो भी ना मिले, तो हम कह सकते हैं अस्पष्ट लागत। ये भी तो उसमें जुड़ेगा। अगर दूसरा कहीं से खरीद के लाते या बैंक से ले आते तो उसका तो हमें भुगतान देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं अस्पष्ट लागत। इसमें वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से भुगतान नहीं करना होता है,
किंतु उत्पादक उन साधनों का उत्पादन क्रिया में प्रयोग करता है, क्योंकि साधन उत्पादक के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं जो निम्न है, जो अपना स्वयं उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अस्पष्ट अथवा सन्निहित लागत इसको कहते हैं। अब आता है कि मौद्रिक लागत इक्वल टू होता क्या है। मौद्रिक लागत का सूत्र लिखिए। मौद्रिक लागत से आप क्या समझते हैं, हम लोग बताया, उसको भी लिख सकते हैं। कुल मौद्रिक लागत बराबर कुल अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट अथवा सन्निहित लागत प्लस सामान्य लाभ को जब जोड़ देते हैं तो हो जाता है कुल मौद्रिक लागत। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल मॉनेटरी कास्ट, मनी कास्ट हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन कास्ट इक्वल टू टोटल एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है आपका कुल मौद्रिक लागत। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें वास्तविक लागत, बी वाला जो है वास्तविक लागत, जिसको हम रियल कास्ट के नाम से जानते हैं। मार्शल ने कहा, मार्शल के अनुसार एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग उत्पादन की वास्तविक लागत है। इस प्रकार किसी उत्पादन क्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करते हैं। वास्तविक लागतों का सामाजिक लागत भी कहा जा सकता है, क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। समाज उत्पादन में सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अच्छा, हमारे समन्वय अगर चीनी मिल का फैक्ट्री लग जाए हमारे 2 अरबे पे, तो ओकर धुआं, ओकर बदबू, ओकर आवाज हमको भी तो कष्ट देगा, या अगल बगल को भी डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा। त्याग है। और कह दिया कि ऐसा है ना कि कुछ पैसा दीजिए हम आपको लाभ देंगे, तो क्या है उसको पैसा देते हैं और ब्याज आपको मिलेगा, लेकिन पैसा को देने के लिए आपको काफी कष्ट, त्याग आपको करना पड़ता है। उसी को कहते हैं रियल कास्ट। यानी कह सकते हैं कि जो समाज के द्वारा जो कष्ट और त्याग होता है उसी को हम कह सकते हैं वास्तविक लागत कहते हैं। उसको हम बोलते हैं वास्तविक लागत। यानी कि वास्तविक लागत सामाजिक लागत भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें आपका किसी न किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसमें आपका सहयोग होता है, उसी को हम बोलते हैं वास्तविक लागत। वस्तु को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग की वास्तविक लागत है। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक लागत पर आधारित है, इसे विद्वानों ने माना नहीं है। मार्शल के दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संचय अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यह सब प्रयत्न अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाती है। बैंक से भी जो पैसा बड़ी कंपनियों को मिलता है, तो बैंक कहीं न कहीं कहता है कि ऐसा कि हमको आप दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। पैसे को जुटाने में हमको कष्ट होता है, त्याग होता है, देते हैं, बैंक के पास आता है। यानी बहुत तरह के जब देश में अगल बगल किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो किसी न किसी तरह से कष्ट का सामना समाज को करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। या आप धन संचय के रूप में भी अगर आप धन संचय करते हैं तो भी आपको बहुत सारे कष्ट, तो उसी को बोलते हैं वास्तविक कास्ट, जिसको हम बोलते हैं रियल कास्ट। नेक्स्ट चलते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया। जो रियल कास्ट था, जो वास्तविक कास्ट था, जो मनोवैज्ञानिक कास्ट था, जिसको मापना थोड़ा सा कठिन था,
उसको मापा नहीं जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक कास्ट होता है उसे हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका विरोध किया गया और उसको मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। तो अवसर लागत उसके जगह पे आया। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया, क्योंकि उनका विचार था कि वास्तविक लागत के तत्व में कष्ट, त्याग आदि मनोवैज्ञानिक तत्व भी शामिल है, जिन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसी कारण इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक को मुद्रा में हम नहीं माप सकते हैं। भूख लगी है, क्या खाएंगे, उसे मुद्रा में नहीं, अपने भूख को मुद्रा में नहीं माप सकते। किसी वस्तु से संतुष्टि होती, कहीं आपको कष्ट होता है, उसे हम मुद्रा में नहीं माप सकते। इसलिए इसको अर्थशास्त्रियों ने जो रियल कास्ट को हटा करके उन्होंने कहा कि अवसर लागत ही बेस्ट है। आइए इसमें और देखते हैं बेंथम क्या कहते हैं। जो अवसर लागत है, बेनक शब्द में, किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यानी उसी उत्पादन लागत के द्वारा हम किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं या उससे अधिक करते हैं, उसी को हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इनको 3 जॉब मिलता है। एक व्यक्ति है, पढ़ाई वो की है, वो जो उसी एजुकेशन पे, उसी एज पर उन्हें 3 जॉब मिलता है। जैसे मान लीजिए एक जॉब आपका वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर का मिलता है, जिसकी सैलरी इन्हें मिलती है 80,000, जिसकी सैलरी मिलती है इनको 80,000। और इन्हीं व्यक्ति को उसी डिग्री कॉलेज, बैंक की हम बात करते हैं, बैंक में या डिग्री कॉलेज में उनको 80,000 मिल रहा और बैंक में इन्हें मिल रहा है 75,000 और पुनः उन्हें किसी अन्य जगह या बैंक में ही, या हम कह सकते हैं किसी कंपनी में, मान लीजिए मारुति कंपनी की बात करें, मारुति कंपनी में उन्हें मिल रहा है 70,000। अब देखिए इसी व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी कास्ट, अवसर लागत, इनको एक अवसर मिल रहा है। तो आप सोचिए कि यह व्यक्ति किसको प्राथमिकता देंगे, उसी लागत पे, उसी एजुकेशन पे, उसी एज में ये किसको प्राथमिकता देंगे? तो स्वाभाविक है कि 80,000 रुपया को प्राथमिकता देंगे। चाहे तो या इसको भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में अगर इन्हें चयन करना हो तो बैंक वाले को चयन करेंगे। अगर इन दोनों में चयन करना हो तो डिग्री कॉलेज, हालांकि बैंक में सोचेंगे कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो या एक्स्ट्रा इनकम ना हो, तो ऐसे कह सकते हैं कि यानी वो डिग्री कॉलेज, अवसर, अपॉर्चुनिटी कास्ट, इसी को हम बोलते हैं अवसर लागत। हम एक आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं, एक डायग्राम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अवसर लागत क्या होता है। हालांकि डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया कि कम समय में हम ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करें। जिसे ओ वाई पे आप देखें कि ओ वाई अक्ष पे वाई वस्तु दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु दर्शाया गया है। ये जो बी और ए है ये उत्पादन संभावना वक्र है, मतलब इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो इसे कम क्यों करें? इससे ज्यादा उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं तो इससे कम क्यों करें? हाँ,
लेकिन अगर जैसे बाजार में किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है और उसी लागत पे हम उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, तो एक वस्तु के उत्पादन में कमी कर दें। जैसे आप देख सकते हैं, इसी लागत पे, इसी साधन पे, इसी कास्ट पे कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ये देखिए, इसमें हम क्या कर देंगे, कमी। इसमें हम क्या कर देंगे, कमी। इसमें क्या कर देंगे हम, वृद्धि। इसमें क्या कर देंगे हम, वृद्धि। यानी हम कह सकते हैं कि वाई वस्तु की, हम कह सकते हैं वाई वस्तु की आर एक्स कमी कर देते हैं। क्या करते हैं, आर एक्स के उत्पादन में कमी कर देते हैं, तो एक्स वस्तु के, हम कह सकते हैं एक्स वस्तु के एम और एन वस्तु में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए, हमारी लागत वही है। अगर बाजार में एक्स वस्तु की डिमांड ज्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर वाई वस्तु की थोड़ी सी मात्रा कम कर देंगे तो एक्स वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अगर उसी कंपनी से अवसर अगर हमें ज्यादा कमाने का आ रहा है तो हम किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करके हम कर लें। जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो ठंडी के कपड़े का डिमांड ज्यादा है, तो गर्मी वाले कपड़े में क्या कर देंगे, हम कमी कर देंगे और ठंडी वाले कपड़े का क्या कर देंगे, प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। ज्यादा लाभ मिल गया। आ गया गर्मी तो इसमें कमी कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। आ गया लाभ। हमें कोई लागत, कोई मजदूरी, कोई प्रबंध व्यय, कोई टैक्स फैक्स सब वही देना है, हमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कास्ट। अगर उसी लागत पे हमें अगर प्रोफेसर की जॉब मिले तो प्रोफेसर की जॉब करेंगे भाई, प्रोफेसर की जॉब नहीं है। और बैंक और कंपनी की हम बात करें तो फारबेस्ट बैंक में जॉब करेंगे। अपॉर्चुनिटी का इसी को बोलते हैं अवसर लागत। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे जो उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम, ह्रास नियम से रिलेटेड और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आने वाले, जो 12th कॉमर्स यूपी बोर्ड 24 के लिए काफी महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।